बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि व्हाट इज़ केमिकल पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। एलिमेंट्स का सेम बिहेवियर जो है वो पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज़। एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। ये कहलाती है पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन से मुराद के एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रीअपीयर एट सम डिस्टेंस, एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है? पहले 2 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज़, फिर 8 एंड नेक्स्ट फिर 8 एलिमेंट्स के बाद, उसके बाद 18 के बाद रिपीट होती हैं, फिर 18 के बाद एंड फाइनली 32। अगर आप देखें पीरियड में यही एलिमेंट्स की तादाद है। एक पीरियड में 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं। तो हर पीरियड के बाद जो नंबर है वो डिफरेंट होगा। दूसरे के बाद वही ग्रुप सेम आएगा, फिर 8वें के बाद सेम ग्रुप आएगा, इसी तरह से फिर 8वें के बाद सेम ग्रुप होगा। तो सेम ग्रुप होने की वजह से दे शो सेम प्रॉपर्टीज़, और उसकी वजह क्या है कि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम देखें तो एक ही ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन सेम होती है। जैसे अगर हम एल्कली मेटल्स को देखें तो एल्कली मेटल्स में सब में आपको S1 दिखाई देगी, NS1। N कुड बी एनी शेल। अगर वो पहला पीरियड है तो पहला होगा, दूसरा पीरियड है तो 2 शेल होगा, बट देयर आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिग्रेशन विल ऑलवेज बी NS1। इसी तरह से अगर आप हेलोजन्स को देखें तो NS2 NP5 होगा। 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो यही रीज़न है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से कि दे शो सेम बिहेवियर। अच्छा, ये रेगुलर ग्रेडेशन क्या है कि ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज़ है। वो चाहे ग्रुप है, वो चाहे पीरियड है, उनमें प्रॉपर्टीज़ का एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिखाई देगा। अगर कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो स्टार्ट में कम होगी और एंड तक जाते जाते वो बढ़ जाएगी। अच्छा, पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं उसको हम देख लेते हैं। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? डिक्रीज़ इन द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा होता है उसमें जो कमी होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। जब वो रिपल्शन होती है तो देयर इज़ डिक्रीज़ इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। उसी को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये टर्म बार बार आगे हम यूज़ करेंगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है? रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन की, और ये क्या कर देता है इन एक्चुअल इवेंचुअली उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि डिक्रीज़ कर देता है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी है डिक्रीज़ इन ग्रुप में डिक्रीज़ होती है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? शेल बढ़ते हैं, और शेल बढ़ने की वजह से इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। अट्रैक्शन कम होती है तो इट इज़ ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जितना चार्ज कम हो जाए, जितना कम होने के बाद बच जाए, वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आगे फार्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला लिखा हुआ है जी इफेक्टिव का, जी माइनस ये उसने सिग्मा बताया, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, कांस्टेंट है। ये जी जो है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए था अगर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ना होती। अब रिपल्शन होने की वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो असल में से जितना माइनस होगा वो जो बच जाएगा वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। मतलब आप कह सकते हैं अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाता है? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि एटॉमिक नंबर या जितने इलेक्ट्रॉन ने उसको अट्रैक्ट करना था प्रोटॉन ने, वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बीच में से निकाल दिया जाए तो जो अट्रैक्शन बचती है वो क्या कहलाती है? जी इफेक्टिव। इसकी आपको डेफिनेशंस तो नहीं आएंगी, बट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट या टर्म है पेनिट्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल। कि ऑर्बिटल्स की कितनी पावर होती है, कितनी एक्सटेंट तक वो किसी ऑर्बिटल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं या लोअर ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 4th शेल है तो 4th शेल वाला 3rd के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हमने देखा था कि जब हम एनर्जी लेवल देख रहे तो 4s पहले फिल हो रहा था, 3d बाद में फिल होता था। इट मीन्स 4s हैज़ मोर पेनिट्रेशन दैन द d ऑर्बिटल। तो 4s क्या कर रहा था? पेनिट्रेट कर रहा था इनटू
द ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो 3D से पहले फिल होता है। तो पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो एस हैज़ मोर पेनिट्रेशन, पी की उससे कम होती है, डी की उससे कम, और एफ़ की सबसे कम होती है पेनिट्रेशन। तो यही फैक्टर्स थे, 3 टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए और आगे ये बारहा यूज़ होंगी। तो पहला हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं साइज़ को। साइज़ क्या था? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ 0। मतलब न्यूक्लियस से अगर आप डिस्टेंस लेना शुरू करें और वहाँ उस पॉइंट तक जाएं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ तक हैं साइज़ वहीं तक होगा। तो न्यूक्लियस से लेके जहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस। रेडियस क्या है? न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ रेडियस। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है बाय द एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक टेक्निक है जो हमें किस बारे में बता सकती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? 2 एटम के दरमियान का डिस्टेंस क्या है? 2 न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? वो तभी मुमकिन है जब वो बॉन्डेड होंगे। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन? 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स। अगर आप किसी भी 2 एटम्स क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। अगर वो आइडेंटिकल नहीं हैं तो उनका हाफ रेडियस नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें और फैक्टर्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक एटम ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, दूसरा कम अट्रैक्ट करता है, तो रेडियस को सही से मेजर नहीं किया जा सकता। रेडियस तभी मेजर होगा व्हेन देयर विल बी 2 आइडेंटिकल एटम्स। तो आइडेंटिकल एटम्स 2 का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर उनका लिया जाए और उसका 1/2 ले लिया जाए, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस पहले मेजर होगा तो वो किसका होगा? 2 न्यूक्लियस के दरमियान का। अगर उसका हाफ ले लिया जाए तो इट विल बी इट्स एटॉमिक रेडियस। जैसे ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ है 2.66 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम उसको डिवाइड कर दें 2 से, इट विल बी 1.33 एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो 2 आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या किया गया? हाफ। मेटालिक रेडियस को किससे कैलकुलेट किया जाता है? फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। हमें पता है मेटल क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। उस क्रिस्टल लैटिस में 2 मेटल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसका भी 1/2 लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल। तो 2 सोडियम के अगर क्रिस्टल लैटिस में 2 के दरमियान डिस्टेंस देखा जाए तो इट इज़ 3.80। चूँकि वो बॉन्डेड नहीं होते, रिलेटिव्स बनाते हैं, तो वो जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो मेटल के बॉन्ड के जो 2 मेटल्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो वो क्या आ जाएगा? मेटालिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के साइज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर ब्रोमीन और हाइड्रोजन का है बॉन्ड, तो दूसरा ब्रोमीन और ब्रोमीन का है, तो हमें दोनों का डिफरेंस पता लग सकता है। दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, और इसी से आगे उसका एटॉमिक रेडियस भी डिफरेंट निकलता है। तो साइजेस को थोड़ा सा हम कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करके। अच्छा, अगर हम यूनिट्स की तरफ जाएँ कि इसके यूनिट्स क्या हैं, तो इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम है, and 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 1 × 10 to raise power minus 10 meter, which is equal to 1 × 10 to raise power minus 8 centimeter, and which is equal to 0.1 nanometer, and 0.1 nanometer is equal to 100 picometer। नैनोमीटर और पिकोमीटर दोनों SI यूनिट्स है। यूनिट सारे इस्तेमाल होते हैं साइज़ के लिए, बट दे 2 यूनिट्स विच आर नैनोमीटर एंड पिकोमीटर, दे आर SI यूनिट्स। अगर हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। पीरियड में अगर हम पीरियड की बात करें अलॉन्ग रोज़ में हम देखें तो साइज़ क्या करेगा? डिक्रीज़। उसकी वजह क्या है? एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से उसका क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। शेल नहीं बढ़ रहे, पर क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। वो बढ़ने से उसका क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन बढ़ रही है न्यूक्लियस की टू द आउटर मोस्ट शेल। जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो ऑब्वियसली शील्डिंग इफ़ेक्ट, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, या आप कह रहे हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट कम हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ डिक्रीज़, इसलिए पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करता है। अगर ग्रुप में देखा जाए तो ग्रुप में साइज़ इंक्रीज़ करता है। वजह क्या है? डाउन द ग्रुप शेल बढ़ते हैं, और शेल बढ़ने से इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से, अट्रैक्शन कम होने की वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करता है, ग्रुप में साइज़ इंक्रीज़ करता है।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ड्यू टू मोर स्क्रीनिंग ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन। चूँकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, ट्रांजिशन में क्या आता है, डी आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो n-1 पिनल्टीमेट शेल का डी आता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो इट मीन्स इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाला शेल है उसका डी है ना, तो वो बढ़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उसके स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो जितना साइज़ उसका डिक्रीज़ होना चाहिए था पीरियड के अंदर, उतना साइज़ डिक्रीज़ नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया पीरियड में शेल नहीं बढ़ता, लेकिन क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट हो जाने की वजह से ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से साइज़ में जितना डिक्रीज़ होना था वो डिक्रीज़ नहीं होता, जिसको लेंथनाइट कंट्रैक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो लेंथनाइट कंट्रैक्शन क्या है, आपको साइजेस जो हैं एलिमेंट्स के वो करीब करीब दिखाई देंगे, मतलब जितना डिक्रीज़ होना चाहिए था नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव में जितना डिक्रीज़ होता है उतना इसमें डिक्रीज़ नहीं होता। तो इसी तरह से इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन ट्रेंड्स को डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि किस तरह से ग्रेजुअल डिक्रीज़ या इंक्रीज़। अगर आप देखें तो ये एक ही बताता है कि पीरियड में डिक्रीज़ है, ग्रुप में इंक्रीज़ है, ये नहीं बताता कि यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड डिफरेंट है। तो वो सेम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आयनिक रेडियस कल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।